बात होगी बंगाल में नई बाबरी पर छिड़े हुए ऐलान और उसके पोस्टर की। टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर जिस 7 बीघे खेत को बाबरी की जमीन बता रहे हैं, जो जी न्यूज की रिपोर्ट में खुलासा यह हुआ कि वो ना किसी की मस्जिद है ना हुमायूं कबीर उसको ले सकते, तो क्या बंगाल में बाबरी का मुद्दा सिर्फ चुनावी खेल है और बाबरी का प्लान फेल हो चुका है? रिपोर्ट जरा। ये मस्जिद बनेगी बनेगी बनेगी। इस तस्वीर में बिल्कुल बाड़ेबंदी कर दी गई है, बिल्कुल घेर दिया गया है। यही जगह पर होगा 100% श्योर है, जगह तो मेरा है। हुमायूं की बाबरी की जमीन हिल गई। तो ये जो तस्वीर आपको दिख रही है, इस तस्वीर में बिल्कुल बाड़ेबंदी कर दी गई है, बिल्कुल घेर दिया गया है। जमीन पर खेल, बाबरी का प्लान फेल। लैंड तो मेरा है, तो उधर जबरदस्ती करना है क्या? कोई धर्म स्थान बनाना है तो उसका कोई जबरदस्ती करना है क्या? यही जगह पर नहीं होगा 100% श्योर है, जगह तो मेरा है। ममता के विधायक ने ऐलान किया कि बंगाल के मुर्शिदाबाद में नई बाबरी मस्जिद बनकर रही। मेरा ऐलान किया, मैं जोर से बोल रहा है, मेरा जान बाजी रख के बोल रहा है, ये मस्जिद बनेगी बनेगी बनेगी, कोई रोक सकता नहीं। फिर टीएमसी के मुस्लिम समर्थकों ने बाबरी मस्जिद का पोस्टर जारी किया। मस्जिद के शिलान्यास की तारीख तक तय कर दी गई, लेकिन बंगाल में जिस जमीन पर नई बाबरी की नींव रखनी थी, वो जमीन हुमायूं कबीर के हाथों से निकल गई। बंगाल वाली बाबरी का पूरा प्लान जमीन पर उतरने से पहले फेल हो गया। जी न्यूज मुर्शिदाबाद में उस जगह पहुंचा जहां बाबरी बनाने की जिद की जा रही है, लेकिन जिस जमीन पर मस्जिद बनाने की कोशिश थी, उसके मालिक ने जमीन देने से इनकार कर दिया। उसको कोई रोजगार मिलने का जगह देना चाहिए। ममता बनर्जी उसको माइलेज नहीं देता है, इसीलिए वो आदमी ऐसा कर रहा है। उसको देखा है लैंड का पेपर किसका है, तो लैंड तो मेरा है, लैंड है। और तो और बंगाल में नई बाबरी बनाने वालों के खिलाफ पुलिस में शिकायत पहुंच चुकी है। जमीन मालिक टीएमसी के हुमायूं कबीर को जालसाज बता रहा है। जो लोकल मस्जिद बनता है उसमें जो वादा करता है उसको पैसा नहीं देता है, और बाबरी मस्जिद बनाएंगे आपने, लोकल आदमी का पैसा लेकर चिट कर खाता है आदमी। मतलब वो हुमायूं कबीर जो कर रहे हैं वो चीटिंग कर रहे हैं, चीटर आदमी है वो। ऐसे मस्जिद बनाने के गांव में जो छोटा छोटा मस्जिद है वो बनाने के लिए उसका पास पैसा मांगता है, तो वादा करता है। अभी तक वो 100 मस्जिद में वादा करता, 95% पैसा नहीं दिया। यानी अब तक टीएमसी के विधायक जो दावा कर रहे थे वो सिर्फ हवाई था। जी न्यूज पर जब हुमायूं कबीर ने जमीन मालिक के आरोपों के बारे में पूछा गया तो हुमायूं कबीर बौखला गए। मारूंगी तो मेरे को कोई धोखाबाज बोलने का हिम्मत दिखाएगा, जूता से मारूंगी, मैं जूता से ही मारूंगी। मैं क्या कर लेगी? तो झूठ बात बोलेगा तो जूता में ही तो मारूंगा। फिलहाल कथित मस्जिद वाली 7 बीघे जमीन की घेराबंदी हो रही है, फसल उगाने के लिए जुताई हो रही है। ये काम शुरू हो चुका है। यहाँ पर नींव डालने की तैयारी हो रही है, और ये जो बाउंड्री वाल, ये जो टूटा हुआ बाउंड्री वाल है, इस बाउंड्री वाल को पूरा कवर किया जाएगा। और जो लैंड के ऑनर हैं, उनके हिसाब से जो उनके लोग हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं। वो कह रहे हैं कि यहाँ किसी तरीके का बाबरी मस्जिद निर्माण का कोई काम यहाँ पर नहीं होना है, क्योंकि ये चीज गलत बताया गया है। टीएमसी भी नई बाबरी को लेकर 2 धड़ों में है और हुमायूं कबीर के बयानों से पल्ला झाड़ रही है। देखिए, वो पार्टी का उससे कोई संपर्क अभी नहीं है। उसकी जो पीछे है भाषण है, वो पार्टी से कुछ लेन देन नहीं है। He has gone beyond the limit। वो पार्टी के साथ में वो होते तो पार्टी अपने बात करेंगे, वो इंडिविजुअली कोई बात नहीं होता है। लेकिन सवाल ये कि बंगाल में नई बाबरी का ऐलान क्यों किया गया, तो उसके पीछे की वजह समझिए। अगले साल बंगाल में चुनाव है। बंगाल में मुस्लिम वोटर लगभग 27 से 32%। चुनाव में अक्सर धार्मिक ध्रुवीकरण होता आया है। मुसलमानों के वोटों का ध्रुवीकरण टीएमसी के लिए फायदेमंद होता है, और इसी के साथ हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण से बीजेपी को उम्मीद है। लेकिन जिस तरह बंगाल में नई बाबरी पर हंगामा है, जिस तरह उसे लेकर के राजनीतिक पारा गरम है, बीजेपी टीएमसी पर सीधा हमलावर है। बांग्लादेशी घुसपैठिए और रोहिंग्याओं की मदद से सरकार बचाने का आरोप है, तो वहीं कांग्रेस इस विवाद में बीजेपी पर भी निशाना साध रही है।
बंगाल में अगर बाबरी मस्जिद बनाती है ममता बनर्जी तो देश में वो मैसेज देना चाहती है, विध्वंसक मैसेज, समाज में फूट डालने का, समाज में एक तरह से हिंदू मुसलमान में विभेद पैदा करने का, क्योंकि वो बांग्लादेशी घुसपैठी और रोहिंग्या के कारण अपनी सरकार को बचाना चाहती। बीजेपी और टीएमसी दोनों मिलकर खेल रही हैं। ये नफरत क्यों फैला रहे हो भाई? क्यों नफरत फैलाने का काम कर रहे हो? ये नफरत मत फैलाओ। आप क्यों ये काम कर रहे हो? जो चीज़ चली गई, ख़त्म हो गया, उसे बंद करो ना। क्यों नफरत उखाड़ना चाहते हो? क्या जानबूझ के? हाँ, जानबूझ के किया जा रहा है। हाँ, जानबूझ के किया जा रहा है। दोनों मिलकर खेल रहे हैं। ये क्या तमाशा करना चाहते हो आप? सवाल ये कि बंगाल में नई बाबरी की जिद क्यों? सवाल ये कि हुमायूं क्या सिर्फ मोहरा है और असल किरदार कोई और है? और सवाल ये भी, क्या बाबरी के नाम पर बंगाल के चुनाव में तनाव फैलाने की साजिश है? मुर्शिदाबाद से परवेश वात्स्यायन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इसी मुद्दे से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर भी सामने है। बाबरी 2.0 पर टीएमसी के हुमायूं कबीर ने ओपन चैलेंज दिया। बहरामपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा, बाबरी मस्जिद बनेगी और कोई शक्ति नहीं है जो उसको रोक सकती है। उन्होंने कहा कि मेरा नाम हुमायूं है, बाबर के बेटे का नाम हुमायूं था। हुमायूं कबीर ने कहा कि मैं बनाऊंगा। 500 लोग शहीद होने को तैयार। हालांकि इसी बीच उमा भारती का बयान भी सामने आया। उमा भारती ने कहा कि ईंट निकाल देंगे। तो हुमायूं कबीर कह रहे हैं कि मैं कह रहा हूं कि इसका जवाब देने के लिए हम तैयार हैं। क्या बनेगा बाबरी मस्जिद? हाँ। मैं 2024 साल का 12 दिसंबर कलकत्ता में एमएलए विधानसभा को बाहर में मैं ऐलान किया, जो मुर्शिदाबाद में बेलडांगा में कोई एक जमीन खरीद करके मैं एक बाबरी मस्जिद नया बनाएंगी। मैं उसी टाइम ऐलान किया, 1 साल पहले 12 दिसंबर 2024। आज नवंबर 26, तो आने दीजिए 6 दिसंबर तो बाबरी मस्जिद का भित्ति स्थापन होगा। बाकी जो डीपीआर बन रहा है, जो प्लान बन रहा है, वो एस्टिमेट का अमाउंट कितना होगा, वो तो इंजीनियर लोग जो पूरे डीपीआर तैयार होने के बाद उनका सवाल उठेगी, जो वो कौन लैंड पर होगी, कौन लैंड पर हो। लेकिन एक लैंड में रखा, वो पर्सनल लेवल से मैं वो लैंड की तैयारी करके रखा। एक बड़ा सवाल है कि आपने पहले जैसे बताया, हम उस जगह पर गए, उस ज़मीन को देखा, उस ज़मीन के मालिक आकर के कहते हैं कि नहीं साहब, यहाँ कोई ऐसा ज़मीन हमारी कोई हुमायूं कबीर जी से कोई बातचीत नहीं हुई है और अब बिल्कुल बैरिकेडिंग कर दी गई वहाँ। दादा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। आप कह रहे हैं मैं बताऊंगा नहीं, मीडिया से शेयर नहीं करेंगे, ज़मीन कहाँ है ये तय नहीं, डीपीआर अभी बना नहीं है, सिर्फ पोस्टर। पहले तो मैं जो बोला, मेरा पर्सनल मैटर है। मैं 6 दिसंबर आपको ओपन करेंगे, कहाँ होगी, क्या होगी। इसी के बीच इतना साफ हो चुका है कि 6 दिसंबर वो तारीख जब मुर्शिदाबाद में बाबरी बनाम राम मंदिर का सीधा टकराव होना। एक तरफ टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर नई बाबरी मस्जिद की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी के नेता ने उसी दिन उसी जिले में राम मंदिर के शिलान्यास का ऐलान कर दिया। इसी बीच भोपाल से लेकर अयोध्या जीत तक विरोध के सुर तेज है, यानी अब बंगाल में बाबर भक्त बनाम राम भक्त की जंग छिड़ी है। 6 दिसंबर मुर्शिदाबाद में महाभारत तय। बंगाल में बाबरी मस्जिद वर्सेस राम मंदिर। पहले टीएमसी विधायक ने 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद में नई बाबरी का ऐलान किया। अब हुमायूं कबीर के इस ऐलान पर बीजेपी ने पलटवार किया और जवाब दिया राम मंदिर से। मुर्शिदाबाद के पूर्व बीजेपी जिलाध्यक्ष शाखारव सरकार ने 6 दिसंबर को बहरामपुर में राम मंदिर निर्माण के शिलान्यास की घोषणा की। पोस्टर भी जारी किए। মুর্শিদাবাদে একটা রাম মন্দির স্থাপন হবে। আমাদের আপনারা নিশ্চয়ই এটাও দেখেছেন
রাম মন্দির চ্যারিটেবল ট্রাস্ট, আমাদের এই রাম মন্দির চ্যারিটেবল ট্রাস্ট, এই ট্রাস্টের মাধ্যমে আমাদের এই ফাইল আমাদের রাম মন্দির চ্যারিটেবল ট্রাস্টের উদ্যোগে আমরা একটা এইভাবে এই রূপরেখা দিয়ে একটা রাম মন্দির বহরমপুর শহরে বা শহরের আশেপাশে, স্পেসিফিকলি আপনাদের আমি জায়গা বলছি না, কিন্তু এইটুকু জেনে রাখুন, अंडर पीएस ऑफ बहरमपुर। बंगाल में बाबरी का जवाब राम मंदिर से दिया जा रहा है। उसी दिन उसी जिले में राम मंदिर के शिलान्यास का ऐलान किया जा रहा है। उधर भोपाल में कार सेवकों ने बाबरी का दावा करने वालों के खिलाफ हल्ला बोल किया और कहा कि अगर नई बाबरी की नींव रखी तो भोपाल से कार सेवा तैयार है। ये कार सेवक है जो कह रहे हैं बाबरी 2 रिपीट नहीं होने देंगे। भाई साहब, ये कैसा विधायक है भाई? विधायक को स्पष्ट शब्दों में समझाना चाहता हूं कि आप खिलाफत आंदोलन करेंगे तो गोपाल पाठा मरा नहीं है। एक बार हम गए थे बाबरी तोड़ने, हाँ, और इस बार जाएंगे बाबर के संतानों को तोड़ने। क्या बात कर रहे हो? ये हुमायूं कबीर को 92 के कार सेवकों के खुली चेतावनी है। अभी हुमायूं कबीर जो है, हाँ, इतना अशिष्ट है। हाँ, नंबर 1 तो वो बंगाली नहीं हो सकता। तो कहाँ का है? वो मुगल का है, मंगोलिया से आया है वो। बांग्लादेशी जो हमारे हिंदुस्तान में गुजरा, इनको जूते मार मार के हम देश के बाहर करेंगे। उत्तराखंड में भी हिंदू संगठन इसी तर्ज पर बात कर रहे हैं। अनेकों मस्जिदें इस समय भी बन रही हैं देश में, तो मस्जिद के निर्माण का हम कोई विरोध नहीं करेंगे, लेकिन बाबरी के नाम से देश के किसी भी कोने में मस्जिद का निर्माण नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। एक तरफ कार सेवक बाबरी बनने पर बंगाल कूच की तैयारी में, तो दूसरी तरफ बाबरी के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी ने बाबरी के खिलाफ बयान दिया और पूछा कि बाबर के नाम पर मस्जिद की जरूरत क्या है। बाबर हमारा कोई मसीहा थोड़ी ना था, ना हमारा कोई देवता थोड़ी ना है। उसके जो है उसका नाम जो है हटा भी दो, कोई मतलब नहीं है, नहीं होनी चाहिए उसके नाम पर। बाबर का नाम जो है वो हमारा कोई देवी देवता नहीं है। हटा दो नाम उनका, हटा देना चाहिए। बिल्कुल हटाओ, हटा देना चाहिए, बिल्कुल हटाओ। हुमायूं कबीर ने बंगाल में मस्जिद के नाम पर बाबरी के मुद्दे को दोबारा जिंदा किया और इसी के बाद धार्मिक और राजनीतिक हंगामा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एक तरफ बाबरी मस्जिद पर जंग छिड़ी है तो दूसरी तरफ मदरसे पर महाभारत। हिंदूवादी नेता साध्वी प्राची ने मदरसों से आतंकी कनेक्शन जोड़ते हुए कहा कि जब तक मदरसे खत्म नहीं हो जाते तब तक आतंकवाद खत्म नहीं हो सकता। साध्वी प्राची के इस विवादित बयान ने मुस्लिम संगठन और मदरसों के मौलवी भड़के हुए हैं। इन मदरसों पर रोक लगनी चाहिए, मदरसे समाप्त होने चाहिए। जिस दिन मदरसे समाप्त हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, उस दिन आतंकवाद खत्म हो जाएगा मेरे भाई, खत्म हो जाएगा मेरे भाई, खत्म हो जाएगा मेरे भाई। क्या मदरसा आतंकवाद का अड्डा है? क्या मदरसे बंद होंगे तो आतंकी खत्म होंगे? जिस दिन मदरसे समाप्त हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, उस दिन आतंकवाद खत्म हो जाएगा मेरे भाई, खत्म हो जाएगा मेरे भाई, खत्म हो जाएगा मेरे भाई। हिंदूवादी नेता साध्वी प्राची के इस बयान पर हंगामा मच गया। मुसलमान भड़के हैं, मौलाना गुस्से में हैं क्योंकि साध्वी प्राची ने एक सिरे से मदरसों को कटघरे में खड़ा कर दिया। सबसे पहले बयान सुनिए। मदरसे और मस्जिदें, इनकी तलाशी करिए, क्योंकि इनके भी आतंकियों से तार जुड़े हैं। मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, विशेषकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इन मदरसों की जांच करिए। और मदरसों की भैया जरूरत क्या है? मदरसों पर रोक लगनी चाहिए, मदरसे समाप्त होने चाहिए। जिस दिन मदरसे समाप्त हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, उस दिन आतंकवाद खत्म हो जाएगा मेरे भाई। अयोध्या में धर्म ध्वजा समारोह के बाद बागपत पहुंची साध्वी प्राची ने इस बयान के पीछे दलील दी दिल्ली धमाके को, जिसके आरोप में यूपी से हरियाणा और हरियाणा से राजस्थान तक मदरसों पर रेड हुई।
31 अक्टूबर 2025 राजस्थान के जोधपुर में एटीएस और एनआईए ने जॉइंट ऑपरेशन चलाया। अरेबिया मदरसे के मौलवी अयूब को हिरासत में लिया गया क्योंकि मौलवी के आतंकी संगठनों से जुड़ने की आशंका थी। 13 नवंबर 2025 मुजफ्फरनगर में सुरक्षा एजेंसीज ने छापेमारी की। गुजरात से गिरफ्तार 2 संदिग्धों की गिरफ्तारी के बाद रेड की गई। संदिग्ध आतंकियों ने मुजफ्फरनगर में मदरसे से तालीम ली। 19 नवंबर 2025 हरियाणा के सोहना में रायपुर मस्जिद पर रेड पड़ी। मस्जिद के इमाम और मदरसा संचालक हिरासत में लिए गए। ये कार्रवाई आतंकी उमर से कनेक्शन के शक में की गई। इस व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल को भड़काने और डॉक्टर्स के ग्रुप को आतंकियों से जोड़ने में श्रीनगर का एक मौलवी भी सामने आया। सहारनपुर में पकड़े गए कश्मीरी डॉक्टर और आतंकी आदल, इन सब के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मदरसों से संपर्क की बात भी आई और इसीलिए साध्वी प्राची ने पश्चिमी यूपी के मदरसों की जांच करने की मांग उठाई। बार बार मांग कर रही हूँ उत्तर प्रदेश सरकार से, केंद्र सरकार से कि देश के अंदर मदरसे और मस्जिदें इनकी तलाशी करिए, क्योंकि इनके भी आतंकियों से तार जुड़े हैं। मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, विशेषकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इन मदरसों की जांच करिए। मगर साध्वी प्राची के इस आरोप ने उत्तर प्रदेश के मदरसों के मौलवी को भड़का दिया। जितनी बेहतरीन शिक्षा का संस्थान भारत के अंदर या कहीं और भी मदरसे हैं, कोई और यूनिवर्सिटी हो ही नहीं सकती। आप ये देखिए, मदरसों के अंदर इंसान को उसकी इंसानियत की पैगाम दिया जाता है कि आपको जीना किस तरह है, हमारा पड़ोसी कैसा होना चाहिए, हम किस मुल्क में रहते हैं उसके वफादार रहने चाहिए, और अपने रब की बात होती है। हम इस्लाम धर्म के मानने वाले हैं। मदरसों के अंदर जो निजी अपने मदरसे हैं, जो धार्मिक मदरसे जिनको कहा जाता है, तो उसमें दीनी तालीम दी जाती है और उसमें तमाम चीज़ें सिखाई जाती हैं, न कि किसी को सताना या किसी और चीज़ से कोई ताल्लुक़ रखना, गलत बातों की तरफ ध्यान देना, इससे उनका कोई ताल्लुक़ नहीं होता। अगर हम अपने मुल्क से वफादारी नहीं कर सकते तो हम ये इस्लाम, मजहब इस्लाम में जायज़ नहीं है। जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क की हमें गुणगान करना है, उस मुल्क के साथ में उस मुल्क की प्रति वफादारी निभाना हमारे ऊपर फर्ज है। और बात योगी के बुलडोजर, जो इस बार अवैध बांग्लादेशियों के ऊपर एक्शन में आने वाला। सीएम योगी का ऐलान ये कि जो भी अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान यूपी में मौजूद, उन्हें भेजा जाएगा डिटेंशन सेंटर में। डिटेंशन सेंटर के बाद भेजा जाएगा वापस उनके देश। और इसी ऐलान के बाद यूपी में एक्शन शुरू हो चुका है। देश के बसे लोग हैं, किसी भी कीमत पर उन्हें प्रदेश की जनता की सुख सुविधाओं को लूटने नहीं देंगे। आज की डेट में बांग्ला भाषियों को बांग्लादेशी कहना देशद्रोह है। बांग्लादेशी हैं, उनको यहाँ से हटाने का निर्देश जो है वो लखनऊ की मेयर सुषमा खरकवाल की तरफ से दिया गया है, जिसके ऊपर 29 नवंबर को यहाँ पर बुलडोजर गरजेगा। यूपी में घुसपैठियों पर योगी का बुलडोजर। एक्शन में योगी फोर्स। उत्तर प्रदेश में बनेगा डिटेंशन सेंटर। सीएम योगी ने यूपी में अवैध तरीके से रहने वाले बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों को बाहर निकालने का प्लान तैयार कर लिया। सबसे पहले घुसपैठियों की पहचान होगी, फिर उनको डिटेंशन सेंटर में भेजा जाएगा और फिर वापस भेजा जाएगा उनके देश। पहले चरण में पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2 डिटेंशन सेंटर बनेंगे। उसके बाद यूपी के हर जिले में डिटेंशन सेंटर तैयार होगा। इन्हीं सेंटर पर पुलिस की विशेष टीमें होंगी, जहां घुसपैठियों की हर गतिविधि पर नजर होगी। लखनऊ का डॉली बाग इलाका, जहां अवैध घुसपैठियों की बस्ती पर 29 तारीख को बुलडोजर एक्शन होगा। ये बस्ती मंत्री आवास के ठीक सामने, जहां सुरक्षा के मद्देनजर अवैध बांग्लादेशियों को हटाने के लिए बुलडोजर एक्शन होगा। तो आप देख सकते हैं कि ये पूरा पॉश इलाका है। आसपास पूरा गोमती नगर और हजरतगंज के बीच में इस वक्त हम मौजूद हैं और जिस इमारत में हैं हम, यहाँ पर
मंत्रियों का आवास है, संवेदनशील इलाका है, हाई सिक्योरिटी जोन है, लेकिन उसके बाद भी आप देखिए कितनी बड़ी संख्या में अवैध रूप से यहाँ पर बस्तियाँ जो हैं वो बसी हुई हैं, जिनके पास अपने दस्तावेज नहीं हैं। और इसमें तमाम ऐसे लोग संदिग्ध पाए गए हैं जिनको बांग्लादेशी माना जा रहा है, क्योंकि लखनऊ में लगातार जो रोहिंग्या हैं या फिर बांग्लादेशी हैं उनको यहाँ से हटाने का निर्देश जो है वो लखनऊ की मेयर सुषमा खरकवाल की तरफ से दिया गया है, जिनको चिन्हित भी किया जा रहा है। तो ऐसे में इस पूरी कॉलोनी को अब चिन्हित किया गया है, जिसका एरियल व्यू हम आपको दिखा पा रहे हैं, जिसके ऊपर 29 नवंबर को यहाँ पर बुलडोजर गरजेगा। उधर संभल में घुसपैठियों के खिलाफ योगी फोर्स ने अभियान चलाया। मुसाफिर खाने और धर्मशालाओं की तलाशी ली गई, बाहर से आए लोगों की जांच की गई। इसी दौरान मेरठ, सहारनपुर, अमरोहा और शाहजहांपुर में ऐसे कई लोग मिले जो महीनों से वहां रह रहे थे। संभल में अवैध तौर पर रह रहे घुसपैठियों की तलाश में पुलिस ने ऑपरेशन घुसपैठिया सर्च अभियान शुरू कर दिया है। पुलिस कई टीमें बना करके संभल के जितने भी यहाँ पे गेस्ट हाउस हैं, धर्मशाला हैं, मुसाफिर खाने हैं, सराय हैं, उसमें अवैध तौर पर रह रहे बाहरी लोगों की तलाश कर रही है। शुरुआती सर्च अभियान में पुलिस को एक मुसाफिर खाने में मेरठ, शाहजहांपुर और सहारनपुर के तमाम लोग मिले हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश में घुसपैठियों के लिए तैयार होने वाले डिटेंशन सेंटर पर राजनीति भी तेज है। प्रदेश की जनता का हक आके कोई बाहर का आदमी खा जाए, क्या प्रदेश की जनता को इसका ऐतराज नहीं होगा? क्या सरकार इसको हाथ पे हाथ रख के देखती रहे? इसलिए योगी जी का जो साफ और स्पष्ट संदेश है कि जो बाहर देश के बसे लोग हैं किसी भी कीमत पर उन्हें प्रदेश की जनता की सुख सुविधाओं को लूटने नहीं देंगे। आज की डेट में बांग्ला भाषियों को बांग्लादेशी कहना देशद्रोह है। लखनऊ में तमाम ऐसे बांग्ला भाषी यहाँ काम कर रहे हैं नगर निगम में, जिनको ये लोग बांग्लादेशी कहने का देशद्रोह कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को इसका जवाब देना होगा। डिटेंशन सेंटर भले ही सियासत का सेंटर बन रहा हो, लेकिन संदेश साफ है कि अवैध घुसपैठियों की उत्तर प्रदेश में कोई जगह नहीं और इसी आदेश की तामील के लिए योगी फोर्स तेजी से जुटी है। जी मीडिया के लिए लखनऊ से मयूर शुक्ला के साथ संभल से सुनील सिंह की रिपोर्ट। एक तरफ योगी का बुलडोजर घुसपैठियों पर गरजने वाला है, तो दूसरी तरफ योगी के शेर बॉर्डर पर दुश्मनों पर बरसने वाले हैं। नाम है AK-203। अमेठी में बनी ये स्वदेशी राइफल अब बॉर्डर पर दुश्मनों के लिए काल साबित होगी। रूसी टेक्नोलॉजी, भारत की स्टील और यूपी की ताकत से बना हथियार, एक नई पहचान है फोर्सेस की। एक मिनट में 700 राउंड फायरिंग और 800 मीटर तक सटीक निशाना। ये मेड इन इंडिया का दम है। 24 सेकंड का ये वीडियो भारत की नई फायर पावर को दुनिया के सामने पेश कर रहा है। इस राइफल की कॉकिंग से लेकर लोडिंग और फायरिंग की आवाज एक खास संदेश देती है। युद्ध के मैदान में यही आवाज हिंदुस्तान की नई पहचान बनने जा रही है। इसका नाम है AK-203। 24 सेकंड के इस वीडियो को शैडो एंड स्टील के नाम से रिलीज किया गया है। शुरुआत में द रोर ऑफ द शेर लिखा हुआ है, यानी शेर की दहाड़। और सबसे खास बात, यह शेर बना है उत्तर प्रदेश की मिट्टी में, योगी की फैक्ट्री में, यानी योगी के शेर दुश्मन करेंगे ढेर। AK-203 की सटीकता, बैलेंस और फायरिंग पावर का जलवा साफ दिखता है, जो भारतीय सेना की नई जान और दुश्मन का नया खौफ बनने जा रहा है। भारतीय सेना के साथ अब बॉर्डर पर तैनात जवान देश में बनी स्वदेशी राइफल AK-203 का इस्तेमाल करेंगे। इसे यूपी के अमेठी जिले के कोरबा में बनाया गया है। सेना ने इसे शेर AK-203 नाम दिया है और दिसंबर के आखिरी हफ्ते में इसे जवानों को सौंपा जाएगा। बताया जा रहा है कि बॉर्डर पर तैनात जवानों को इंसास राइफल की जगह स्वदेशी स्टील से बनी नई शेर AK-203 राइफल दी जाएंगी। देखिए, ये जो AK-203 जो है, जो अभी भारत में बनना शुरू हुई है, और ये जो है ये आधुनिक तरीके से इस्तेमाल कर रहा है आदमी, वो बड़े आराम से उसको इस्तेमाल करते हैं। रिकॉयल का मतलब होता है जब बुलेट जाती है तो आपके जो झटका देती है राइफल, वो जो सिस्टम है उसको भी इम्प्रूव किया इन्होंने, ताकि वो आराम से जो है उसके ज़्यादा रिकॉयल ना करे।
ऐसे शेर को बनाने में रूस ने तकनीक दी है, लेकिन स्टील, इंजीनियरिंग और मेहनत भारत की है। सबसे खास बात यह कि शुरुआत में केवल 5% लोकल सामग्री से बनने वाली ये राइफल अब 70% भारतीय स्टील से तैयार की जा रही है। AK-203 का निर्माण इंडो रूस राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड कर रही है। ये फैक्ट्री अमेठी में करीब 8.5 एकड़ जमीन में फैली है, जिसमें भारत की हिस्सेदारी 50.5% है और दिसंबर 2025 तक इसे पूरी तरह से 100% स्वदेशी संसाधनों से तैयार करने की उम्मीद है। वर्ल्ड वॉर 2 जब हुआ था तो भारत जो था वो सबसे बड़ा जो आर्म सप्लायर था अलाइड फोर्सेस के लिए। हमारे पास यहाँ पे तकरीबन 100 से ज़्यादा ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज थी जो प्रोडक्शन कर रही थी, राइट फ्रॉम आपकी ये स्टेन गन से लेकर आपकी हॉर्स वगैरह सारी, और बारूद वगैरह भी, बॉम्ब वगैरह भी, सब कुछ। फिलहाल सेना को 35,000 AK-203 राइफल मिल चुकी है। अमेठी की फैक्ट्री तेजी से काम कर रही है और हर महीने करीब 12,000 राइफल बनाने का लक्ष्य है, जिससे कुल 60,70,000 राइफल सेना और वायुसेना को मिलेंगे। यानी सीएम योगी ने यूपी को डिफेंस हब बनाने का जो सपना देखा है वो जल्द ही साकार होता नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इसी बीच एक बड़ी खबर संभल से आ रही है, जहां मौसमी उर्स के आयोजन पर बैन लगा दिया गया है। संभल से एक अपडेट सामने है, उत्तर प्रदेश के संभल से अपडेट सामने। मौसमी उर्स के आयोजन पर संभल में बैन लगाया गया है। बिना परमिशन के ये उर्स हर साल लगाया जाता था, लेकिन संभल प्रशासन ने बिना परमिशन के लगने वाले इस उर्स को लेकर के अब बैन लगा दिया गया है। आपको याद होगा, इसके पहले संभल के अंदर जो एक बिना परमिशन के मेला लगता था, उस मेले की परंपरा को बंद किया गया था और अब ये मौसमी उर्स जो लगाया जाता था, इसको संभल प्रशासन ने फिलहाल रोक दिया है। एनआईए और प्रशासन की तरफ से जब पहले जांच की गई, उस जांच के आई रिपोर्ट के आधार पर यह फैसला लिया गया। और अब बात दिल्ली की मैं करने जा रहा हूं। दिल्ली धमाकों की जांच निरंतर आगे बढ़ रही है। जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे ही नए खुलासे भी आ रहे हैं। आतंकियों के मददगारों के चेहरे भी सामने आ रहे हैं, उनके एड्रेस सामने आ रहे हैं। फिदाइन उमर नबी को शरण देने वाला एक और मददगार पकड़ लिया, नाम है शोएब। ये शोएब कौन है? ये शोएब वो है जिसने उमर को सेफ हाउस दिलाया, जिसने उमर का पूरा रूट सेट किया, जिसने लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया। और इसी जांच में खुलासा यह भी कि दिल्ली को दहलाने वाला उमर शैतानी दिमाग वाला था। डॉक्टर आदिल अहमद, डॉक्टर मुजम्मिल शकील, डॉक्टर शाहीन शाहिद, आमिर राशिद अली, जसीर बिलाल वानी, मुफ्ती इरफान अहमद और अब शोएब। दिल्ली को दहलाने की साजिश रचने वाले फिदाइन उमर नबी के एक और मददगार को एनआईए ने गिरफ्तार कर लिया है। पकड़ा गया आरोपी शोएब फरीदाबाद का रहने वाला है। यही वो शख्स है जिसने दिल्ली धमाके से पहले उमर नबी को सेफ हाउस मुहैया कराया था। एनआईए की जांच में खुलासा हुआ है कि शोएब ने न सिर्फ आतंकी उमर नबी को शरण दी थी, बल्कि दिल्ली में धमाके से पहले उसने उमर को लॉजिस्टिक जुटाने में भी मदद की। एनआईए जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि शोएब ने ही नूह में उमर को अपने रिश्तेदार के घर में किराए पर कमरा दिलवाया था। दिल्ली ब्लास्ट से पहले 10 दिन तक उमर नबी इसी घर में रुका था। इतना ही नहीं, ब्लास्ट वाले दिन वो नूह से ही दिल्ली आया था। जांच एजेंसीज ये पता लगाने में जुटी है कि आखिर शोएब का इस टेरर मॉड्यूल में कितना शामिल था। लेकिन इस बीच दिल्ली को दहलाने वाले उमर को लेकर भी चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। उमर मोहम्मद सिर्फ एक मॉड्यूल लीडर नहीं था, बल्कि दिमाग से खतरनाक, टेक्निकल एक्सपर्ट और मानसिक रूप से कट्टर शैतानी सोच वाला ऑपरेटर था। उमर ने जिस विस्फोटक टीए-टीपी को तैयार किया, वो दुनिया के सबसे खतरनाक और अस्थिर बमों में शामिल है। एसीटोन, पिसी चीनी और यूरिया जैसे घरेलू सामान से आईडी बनाना, केमिकल्स का तापमान डीफ्रीज में कंट्रोल करना, टाइमर बेस्ड बम तैयार करना, ये सीधी सीधी निशानी है शैतानी प्लानिंग की। पूछताछ में उमर के साथियों ने कबूला है कि जुलाई 2023 की नूह हिंसा, नासिर जुनैर मर्डर और बुरहान वानी केस में उसके दिमाग में हिंसक आग भर दी थी। उमर बार बार कहता था, देश का माहौल खराब हो गया है, नरसंहार हो सकता है, हमें तैयार रहना होगा। इस सोच को सुरक्षा एजेंसीज ने प्यूरिफाइड एक्सट्रीमिज्म बताया है, यानी हिंसा को जायज ठहराने वाली पूरी तरह शैतानी मानसिकता है। हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, अरबी, फारसी, चीनी, फ्रेंच
9 भाषाएं जानने वाला उमर अपने हर प्लान को धर्म का काम बताकर खत्म करता था। उमर इतना प्रभावशाली था कि कोई साथी उसकी बात पर सवाल तक नहीं उठा पाता था। यानी दिमाग तेज, दिल पत्थर और मकसद खूनी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मध्य प्रदेश रायसेन में बच्ची से रेप के मामले में एक बड़ी खबर सामने आई। आरोपी की गिरफ्तारी को मांग को लेकर प्रदर्शन किए जा रहे हैं। सलमान की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं प्रदर्शनकारी और इसी प्रदर्शन के दौरान भीड़ बेकाबू हुई, पुलिस ने लाठीचार्ज की। इसी प्रदर्शन के दौरान पथराव किया गया और जी मीडिया रिपोर्टर भी वहीं पर मौजूद थे जो इस पथराव का शिकार हुए हैं। मैं तस्वीर आपको दिखाता हूं, उसके पहले आप जरा देखिए, ये वहीं की तस्वीर है। हमारे सहयोगी वहीं पर मौजूद है, इधर पुलिस फोर्स मौजूद है, यहाँ पत्थर हैं और पीछे आपको प्रदर्शनकारी नजर आ रहे हैं जो पत्थरबाजी यहाँ कर रहे हैं। जी मीडिया के रिपोर्टर उसी जगह पर वहीं से स्पॉट रिपोर्टिंग कर रहे थे जिस वक्त प्रदर्शनकारियों की तरफ से ये पत्थरबाजी शुरू हुई। प्रदर्शनकारी पत्थर मार रहे हैं सलमान। इस सहयोगी प्रमोद को आप देख रहे हैं। प्रमोद उसी स्पॉट पर मौजूद थे जहां प्रदर्शन के दौरान भारी हंगामा हुआ और पत्थरबाजी के बीच प्रमोद खुद भी फंसे। आप सुनिए जरा कि किन परिस्थितियों में जी मीडिया के सहयोगी वहां से रिपोर्टिंग कर रहे थे। ये देख लीजिए, वहां से पत्थर बरसाए जा रहे थे सड़क पर। मैं एक बार तस्वीर दिखा देता हूँ। पुलिस ने बैक टू बैक लाठियां बरसाई हैं, लाठियां बाजी है। देख लीजिए रजत, तस्वीर दिखाइए सड़क पर, आपको पत्थर ही पत्थर नजर आएंगे। देख लीजिए, और कितना बड़ा ये पत्थर बरसते नजर आ रहे हैं। इतनी बड़ी तादाद में आप देख लीजिए, मुश्किल बचा रहा जा रहा है सड़कों पर। इतने बड़े बड़े प्रदर्शनकारी पत्थर मार रहे हैं। सलमान को क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है? ये देख लीजिए, ये पत्थर आपको उस तरफ से ये सनसनाते नजर आ रहे हैं। और ये देख लीजिए, ये इतने बड़े 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 पत्थर ये प्रदर्शनकारियों ने हिंसक रूप इस वक्त इख्तियार कर लिया है। वहां से पत्थर मारे जा रहे हैं। सलमान को नहीं पकड़ पा रही है पुलिस ने जैसे ही लाठियां मारी हैं, इन पर लाठियां बरसाई हैं, तो प्रदर्शनकारियों की जो आक्रोश है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। पुलिस ये देख लीजिए प्रदर्शनकारियों की तरफ आगे बढ़ रही है, लेकिन ये मजबूर नजर आ रही है। रजत, कैमरा सब दिखाइए। ये देखिए सड़कों पर बड़े बड़े आपको बोल्डर पत्थर नजर आएंगे। ये लाठियां चलाने के चलते ये इसका प्रदर्शनकारियों ने हिंसक रूप ले लिया है। रजत, ये देखिए प्रदर्शनकारियों ने कितने बड़े बड़े पत्थर मारे हैं। ये दिखाइए रजत, इतने बड़े बड़े, यदि किसी के सर में लगेगा तो जान नहीं बचेगी। अब ये प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया है। बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात नजर आ रहा है। इनके सरों पे हेलमेट है ना, मेरे कैमरामैन, मेरे सर पे हेलमेट है सुरक्षा के लिए। कई बार पत्थरों से बचने की कोशिश की। हम आपको वो तस्वीर दिखा रहे हैं लोगों का जन आक्रोश। और आज सकल हिंदू समाज ने ये प्रदर्शन का आह्वान किया था। और जैसे ही इस बस्ती में जो प्रदर्शनकारी है वो अंदर घुसते हैं, तो ये मुस्लिम बस्ती इस तरफ, जैसे ही उस तरफ घुसते हैं तो पुलिस लाठीचार्ज कर देती है। और लाठीचार्ज से लोग इस कदर नाराज हो जाते हैं कि इसके बाद वो इस तरफ भागते हैं और पत्थर बरसाने लगते हैं, क्योंकि सड़कों पर आपको पत्थर ही पत्थर नजर आएंगे। ये देख लीजिए, जिस जगह से प्रमोद रिपोर्टिंग कर रहे हैं वहां रायसेन के गौहरगंज में 6 साल की बच्ची से रेप होता है। उसी बच्ची से रेप के आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है और आज 5वां दिन है जब सलमान की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। गौहरगंज थाने के बाहर उसी 6 साल की बच्ची से रेप के आरोपी को गिरफ्तार किए जाने की मांग करते हुए लोग वहां इकट्ठे हुए। लगातार 5वां दिन है जब उसके लिए कार्रवाई की मांग की जा रही है। इनाम बढ़ाकर 30,000 रुपए कर दिया गया और इसी पर सरकार भी सख्त हुई है। सीएम मोहन यादव ने मंगलवार देर शाम डीजीपी, एडीजी, इंटेलिजेंस समेत कई लोगों के साथ बैठक की। रायसेन एसपी पंकज पांडे को हटा दिया गया। गिरफ्तारी के लिए 20 टीमें लगा दी गई हैं और इसी बीच अपनी मांगों को लेकर ये प्रदर्शन हुआ। और ये बात हम लगातार कहते हैं कि आप तक खबरें पहुंचाना, खबरें दिखाना बहुत आसान काम नहीं, ये जाबाजी का काम होता है। और जी न्यूज चूंकि आदतन पेशेवर खबरों के लिए मुस्तैद रहता है, भले जोखिम हो या खतरा हो, और इसी का संकल्प भी आपने हमारा देखा। रजत, तस्वीर दिखाइए सड़क पर, आपको पत्थर ही पत्थर नजर आएंगे। देख लीजिए, और कितना पत्थर बरसते नजर आ रहे हैं। इतनी बड़ी तादाद में आप देख लीजिए, बहुत मुश्किल बचा रहा जा रहा सड़कों। ये प्रदर्शनकारियों ने हिंसक रूप इस वक्त इख्तियार कर लिया है। इतने बड़े बड़े, यदि किसी के सर में लगेगा
तो जान नहीं बचेगी। और अब खबर पाकिस्तान की, जो मुल्क के अंदर हिंसा भड़की है, विद्रोह की आग भड़की है, लेकिन उसी से ध्यान भटकाने के लिए भारत के खिलाफ फिर साजिशें रचने में जुटा है। खबर यह आ रही है कि सीमा पर अफगानिस्तान और सीमा के अंदर खैबर पख्तूनख्वा में विद्रोह से निपटने में नाकाम पाकिस्तान ने भारत को उकसाने के लिए एक प्लान बनाया, जिसके बाद जम्मू कश्मीर में सुरक्षा कड़ी की गई। घर में घिरा पाकिस्तान, एलओसी पर नापाक प्लान, तालिबान से पिटा तो आतंक की साजिश में जुटा। पाकिस्तान का हाल ऐसा है कि न घर का न घाट का। एक तरफ मुल्क के भीतर उसे भारी विद्रोह का सामना करना पड़ रहा है, तो दूसरी तरफ सीमा पर जंग की दस्तक सुनाई दे रही है, जिससे मुनीर और शहबाज की नींद उड़ी है। पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी प्रांत खैबर पख्तूनख्वा में विद्रोह की आग तेज हो चुकी है, जबकि तालिबान से शुरू हुई जंग पाकिस्तान के गले की फांस बनती जा रही है। एक दिन पहले ही पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के 3 प्रांत में एयर स्ट्राइक की थी, जिसमें 10 आम लोगों की मौत हो गई थी। अफगानिस्तान ने इसे पाकिस्तान के साथ इस्तांबुल में हुए सीज फायर करार को तोड़ने वाला बताते हुए सीधी चेतावनी दे दी है कि अब इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, यानी किसी भी वक्त मुनीर की फौज पर आफत बरसने वाली है। इस बीच बड़बोले बयानों वाले पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ भी अफगानिस्तान पर तालिबान कब्जे के बाद से पाकिस्तान के साथ बिगड़े रिश्तों से घबराए हुए हैं। दूसरी तरफ अफगानिस्तान सीमा से सटे खैबर पख्तूनख्वा में भी पाकिस्तान को भारी बगावत का सामना करना पड़ रहा है और अब ये चिंगारी भड़क चुकी है। खैबर पख्तूनख्वा लंबे समय से उग्रवाद का गढ़ रहा है। पाकिस्तान की दमनकारी नीतियों से विद्रोह तेज हो चुका है। पाक सेना के खिलाफ पश्तून समुदाय खुलकर सामने आ गया है। पिछले कुछ दिनों में टीटीपी ने पाकिस्तानी सेना पर कई हमले भी किए हैं। दो तरफा घिरा पाकिस्तान इस कदर बौखला चुका है कि अब इससे अपनी आवाम का ध्यान भटकाने के लिए हिंदुस्तान के खिलाफ नापाक प्लान बना रहा है। रक्षा सूत्रों के मुताबिक भारतीय सीमा पर पाकिस्तान उकसावे वाली कार्रवाई की साजिश रच रहा है, ताकि पाकिस्तानी आवाम का ध्यान कुछ वक्त के लिए भटकाया जा सके और खैबर पख्तूनख्वा में बगावत की आग को ठंडा किया जा सके। इस खुफिया इनपुट के आधार पर सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रखते हुए सीमा पर सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी गई है। पाकिस्तान के अंदरूनी हालात जो है पूरी तरह से इस समय बिगड़े हुए हैं। खासतौर पर खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो पश्तून समुदाय ने पूरी तरह से पाकिस्तानी सेना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। कथित तौर पर पाकिस्तानी सेना लगातार पश्तून समुदाय पर अत्याचार कर रही है, जिसके बाद ये प्रोटेस्ट जो है वो जारी है। उसके अलावा बलूचिस्तान में बलूच लिबरेशन आर्मी और इसके अलावा पीओके में भी स्थानीय लोग जो हैं वो पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी सरकार की लगातार अत्याचारों से दुखी होकर प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार टीटीपी हो, बीएलए हो, पाकिस्तानी सेना के खिलाफ हमले भी कर रही हैं। इसी के साथ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो हालात बने हैं वो भी किसी से छुपे नहीं हैं। ऐसे में पाकिस्तान इंटरनेशनल कम्युनिटी का ध्यान भटकाने के लिए जम्मू कश्मीर में यहाँ पर हमलों की प्लानिंग कर रहा है। पाकिस्तानी साजिश को देखते हुए भारत पाक बॉर्डर पर तलाशी अभियान तेज कर दिया गया है। सीमा से सटे गाँव में एक एक घरों की तलाशी ली जा रही है। लोगों के पहचान पत्र चेक किए जा रहे हैं। जंगलों और संवेदनशील इलाकों में गश्त बढ़ा दी गई है। आतंकी घुसपैठ को रोकने के लिए नॉन काइनेटिक ऑपरेशन को भी तेज कर दिया गया है। सिर्फ दिन ही नहीं बल्कि रात में भी हाईवे, शहर के एंट्री पॉइंट और दूसरे संवेदनशील इलाकों में पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है। संदिग्ध मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है। साथ ही घाटी में मौजूद स्लीपर सेल और OGW की निगरानी बढ़ा दी गई है, ताकि पाकिस्तान अगर फिर कोई हिमाकत करे तो उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। पाकिस्तानी सेना के खिलाफ लगातार जो विरोध है वो आने वाले दिनों में बढ़ सकता है और पाकिस्तानी सेना के खिलाफ हमले भी जो है वो बढ़ सकते हैं। इसी चीज को देखते हुए अब पाकिस्तान कहीं ना कहीं कोशिश कर रहा है कि दुनिया का ध्यान इस जगह पर जम्मू कश्मीर में भटकाया जा सके, ताकि वो अपने फेक प्रोपेगेंडा जो इतने सालों से वो चला रहा है उसे वो जिंदा रखे। पर इन सब मंसूबों को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है, ताकि पाकिस्तान का कोई भी मंसूबा जो है वो यहाँ पर कामयाब ना हो सके। वीडियो जर्नलिस्ट मानिक जयतपुर, आज़ी मीडिया, जम्मू। एक तरफ पाकिस्तान भारत के खिलाफ साजिश करने में जुटा है, तो दूसरी तरफ इमरान खान को लेकर के एक अपडेट है। कई सवाल उठ रहे हैं। पहला सवाल तो यह कि क्या इमरान खान जिंदा बचे हैं या जेल में हत्या कर दी गई? यह सवाल आज सुबह से लगातार उठ रहा है और इसके उठने के पीछे की वजह है क्योंकि पिछले 21-22 दिनों से, लगभग 3 हफ्तों से इमरान खान के परिवार को इमरान खान से मिलने नहीं दिया जा रहा और इसी आरोप को लेकर के, इसी शंका को लेकर के आदियाला जेल के बाहर यह हाल है। रावलपिंडी में इमरान खान के समर्थकों का सैलाब उमड़ चुका है। जिंदा या मुर्दा, इमरान खान का सच क्या? जेल में इमरान खान तो मिलने पर पाबंदी क्यों? पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान जिंदा हैं या फिर उनकी हत्या हो गई? इस पर पाकिस्तान में भारी बवाल मचा है और इस बवाल की वजह यह है कि इमरान खान को
पिछले 3 हफ्तों से उनके परिवार उनकी बहनों से मिलने नहीं दिया जा रहा। बीती रात इस सस्पेंस से पर्दा हटाने के लिए एक बार फिर भारी तादाद में पीटीआई के कार्यकर्ता और उनकी बहनें लीमा, उज़्मा और नौरीन ने रावलपिंडी की आदियाला जेल के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। लेकिन इस विरोध प्रदर्शन के दौरान भी इमरान खान कहां हैं, ये पता नहीं चल पाया। वहीं इमरान खान की बहनों ने आरोप लगाया कि पुलिसकर्मियों ने उनके बाल पकड़कर घसीटे, उन्हें मारा पीटा। इस बीच अफगानिस्तान की मीडिया ने इमरान खान को लेकर बड़ा दावा कर दिया। अफगान मीडिया के मुताबिक इमरान खान की हत्या कर दी गई। जेल में मुनीर और आईएसआई एडमिनिस्ट्रेशन ने इमरान को मार डाला। इमरान की हत्या के बाद बवाल के डर से सच को छिपाया जा रहा है। इमरान की हत्या की आशंका के बीच फिलहाल पीटीआई समर्थक ये मानने को तैयार नहीं हैं और इस बात का अंदाजा लगा रहे हैं कि इमरान को किसी दूसरी जेल में शिफ्ट किया गया है। इमरान खान 5 अगस्त 2023 से जेल में बंद हैं। इमरान खान पर 100 से ज्यादा केस दर्ज हैं। इनमें भ्रष्टाचार, राजनीतिक हिंसा से जुड़े आरोप शामिल हैं। जनवरी 2025 में एंटी करप्शन अदालत ने इमरान खान को 14 साल की जेल की सजा सुनाई थी। लेकिन ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि इमरान को उनके परिवार से मिलने न दिया गया हो और 3 हफ्तों तक उन्हें किसी ने देखा नहीं हो। यही वजह है कि आदियाला जेल के बाहर और रावलपिंडी की सड़कों पर इमरान समर्थकों का सैलाब उमड़ पड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कल अयोध्या में श्री राम मंदिर की धर्म ध्वजा फहराई गई। वहां से लगभग 1150 किलोमीटर दूर इस्लामाबाद में हलचल मच गई। पाकिस्तान कल से राम मंदिर पर केसरिया ध्वज देखकर रो रहा है। हुक्मरान से लेकर आवाम तक परेशान और अब इसमें इस्लामोफोबिक एंट्री हो चुकी है। पाकिस्तान के राम मंदिर वाली परेशानी पर जी न्यूज की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। केसरिया रंग का झंडा फहराया तो अयोध्या में गया, लेकिन तिलमिलाहट सीमा पार तक सुनी गई। ध्वज शान से पीएम मोदी ने फहराया और परेशानी पाकिस्तान को होनी। पाकिस्तान पर तालिबान कभी भी हमला कर सकता है, लेकिन वहां के लोगों, हुक्मरान और एक्सपर्ट का ध्यान अपने देश पर नहीं बल्कि हिंदुस्तान और पीएम मोदी पर है। खुद के मसले संभल नहीं रहे तो मुद्दा राम मंदिर के ध्वजारोहण को ही बनाने लगे। एक तरफ वहां के टीवी डिबेट में सिर्फ राम मंदिर की धर्म ध्वजा छाई है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान औपचारिक बयान जारी कर इसे इस्लामोफोबिया बताने लगा। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने राम मंदिर के ध्वजारोहण के बाद बयान जारी किया और भारत पर इस्लामोफोबिया के आरोप लगा। कहा कि भारत में इस्लामोफोबिया बढ़ रहा है। हेट स्पीच और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय आगे आए, मुस्लिम विरासत को नष्ट करने की साजिश रची जा रही है। और राजनीति में आज के लिए सिर्फ इतना ही। रात 10 बजे बड़ी खबर में फिर मुलाकात होगी आपसे। आप बने रहिए जी न्यूज के साथ। नमस्कार।